नमस्कार आप सभी साथियों को गार्गी क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो प्लेटफॉर्म पर हम लगातार भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लासेस की सीरीज आगे बढ़ा रहे थे और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कल के वीडियो लेक्चर में हमने शुरू किया था संघ सरकार के रूप में। थोड़ा सा रिवीजन करते हुए आगे आज नए वीडियो लेक्चर पे अपने बात करेंगे। संविधान का भाग 5 जो है वो हमारे पास संघ सरकार के रूप में संविधान में शामिल रहता है। अनुच्छेदों की बात करें तो 52 से लेकर 151 के बीच में 52 टू 151 के बीच में जो प्रावधान रहते हैं वो सारे संघ के बारे में रहते हैं। चलिए, इसके हमने 4 भाग किए थे मुख्य रूप से। पहला पार्ट हमारे पास कार्यपालिका के रूप में था और कार्यपालिका का पार्ट 52 से लेकर 78 के बीच में वर्णित था। कार्यपालिका में शामिल व्यक्ति कौन कौन थे या पद कौन कौन से थे, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, 2 तो हमारे पास ये थे और 2 हमारे पास प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य, प्लस हमारे पास महान्यायवादी का पद जो है वो भी कार्यपालिका का ही क्या माना जाता है, भाग माना जाता है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट जो था उसको हमने विधायिका का नाम दिया था और विधायिका को हमारे यहाँ भारत में जो नाम दिया गया है वो किसका दिया गया है, संसद का दिया गया है। तो संसद का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद नंबर 79 से लेकर 123 के बीच में है। अब संसद के अंदर हमने बात की थी, 2 तो हमने सदन पढ़ने हैं, लोकसभा और राज्यसभा के रूप में, और एक हमने अलग से पद इसमें साथ ही राष्ट्रपति के रूप में जो हम कार्यपालिका के रूप में पहले से पढ़ रहे हैं, तो उसको भी हम संसद का अंग ही मानेंगे, संसद का भाग ही मानेंगे हम। तीसरा जो पार्ट था हमारे पास वो था न्यायपालिका का। तो न्यायपालिका का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद नंबर 124 से लेकर 147 के बीच में था। और चौथा जो इसमें एक अलग से पद हमने संविधान में रख रखा है वो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सीएजी बोलते हैं। तो सीएजी भी अपने आप में एक संवैधानिक पद है जो कि संघ के ही एक भाग है और अनुच्छेद नंबर 148 से लेकर 151 के बीच में इसका क्या है, उल्लेख है। तो ये तो हमने कंप्लीट संघ के अलग अलग भाग पढ़े हैं और इस कंप्लीट पार्ट में अपने को ये सभी चीजों की स्टडी करनी है अपने को। तो हमने सबसे पहले जो स्टार्टिंग की थी वो कार्यपालिका की थी और कार्यपालिका का उल्लेख 52 से 78 के बीच में हम पढ़ ही रहे थे। अब देखिए, कार्यपालिका के बारे में 2-3 महत्वपूर्ण बातें हमने डिस्कस की थी। पहली बात तो यही डिस्कस की थी कि भारत में जो शासन की जो प्रणाली है वो किस प्रकार की है, संसदीय प्रकार की शासन प्रणाली है हमारी, यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो संघ है, उसके अंदर शासन का स्वरूप जो रहता है वो संसदीय प्रकार का रहता है। संसदीय प्रणाली वो होती है जिसके अंदर इस कार्यपालिका का निर्माण जो है वो हमने देखा था संसद के द्वारा ही किया जाएगा या संसद के सदस्यों से ही होगा, तो मतलब विधायिका से होगा। और ये कार्यपालिका पूरी तरीके से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ये तमाम बातें हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस की थी। अब संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका जो है वो 2 स्वरूप वाली होती है, एक हमारे पास नाम मात्र की होती है और दूसरी कौन सी होती है, वास्तविक होती है। राष्ट्रपति जो होता है वो कार्यपालिका का क्या कहलाता है, नाम मात्र का प्रमुख, या इसका क्या कहलाता है, संवैधानिक प्रमुख बोलते हैं अपने इसको। और साथ ही हमने इसको औपचारिक अध्यक्ष के रूप में भी संबोधित किया है। तो कहने का मतलब हमने ये बात की थी कि राष्ट्रपति जो होता है वो शासन अध्यक्ष नहीं होता है, बल्कि क्या रहता है, राष्ट्र अध्यक्ष के रूप में होता है, हेड ऑफ द स्टेट के रूप में इसको हम जानते हैं। फिर देखिए, राष्ट्रपति जो है इसको भारत का हमने क्या बोला था, प्रथम नागरिक बोला था। यह भारतीय गणराज्य का क्या माना जाता है, सर्वोच्च पद माना जाता है। सर्वोच्च पद होने की वजह से वरीयता क्रम में इसको हम क्या रखते हैं, सबसे टॉप पर रखते हैं। प्रथम वरीयता पर जो पद रखा जाता है वो किसका रहता है, राष्ट्रपति का ही रहता है। इसके बाद आगे की बातें, अनुच्छेद नंबर 52 सबसे छोटा आर्टिकल है और सीधी सीधी एक ही बात सटीक बोलता है कि भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा, यानी कि राष्ट्रपति का पद जो है वो एक ही होगा हमारे पास, यानी कि एक व्यक्ति जो है वो क्या बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा। फिर हमने अनुच्छेद नंबर 53 की डिटेल में बात की थी और इसमें हमने कहा था कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां जो है, क्योंकि हम वर्णन ही किसका पढ़ रहे हैं, संघ का पढ़ रहे हैं, तो संघ की कार्यपालिका शक्तियां जो है वो किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका उपयोग संविधान के अनुसार या तो वो स्वयं करेगा या फिर किसके माध्यम से करेगा, अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। और अधीनस्थ अधिकारी हम किसको बोलेंगे, तो उसके लिए हमने लिखा था कि प्रधानमंत्री और उसकी जो मंत्रिपरिषद होती है वो राष्ट्रपति की अधीनस्थ अधिकारी के रूप में जानी जाती है। तो कहने का मतलब स्वयं के द्वारा इन कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा या फिर इस प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा इसका प्रयोग करवाया जाएगा। अब हमने इसके साथ ही एक आर्टिकल नंबर 74 और पढ़ा था और 74 नंबर वाला आर्टिकल ये कहता है कि राष्ट्रपति को कार्य करने के लिए क्या दी जाएगी, सलाह दी जाएगी। राष्ट्रपति जो भी कार्य करेगा, अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करेगा, उसमें सलाह दी जाएगी उसकी, और सलाह देने के लिए संविधान में क्या रखा हुआ है, मंत्रिपरिषद का प्रावधान रखा हुआ है। किसका प्रावधान, मंत्रिपरिषद का।
और इस मंत्रिपरिषद का प्रमुख जो है वो कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। कहने का मतलब प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद जो सलाह देगी उसके हिसाब से राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्तियों का क्या करेगा? प्रयोग करेगा। तो ये मंत्रिपरिषद का कार्य जो है वो राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता देना और साथ में क्या करना? सलाह देना, और उसकी सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति क्या करेगा? कार्य करेगा। तो ये तमाम बातें जो है वो आर्टिकल नंबर 74 में लिखी हुई थी। इसके बाद हमने आर्टिकल 74 के संबंध में 2 संविधान संशोधनों के ऊपर बात की थी। एक संविधान संशोधन था हमारा कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। और 42वां संविधान संशोधन यह कहता है कि मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को मानना राष्ट्रपति के लिए क्या रहेगा? बाध्यकारी रहेगा। उसको यह सलाह हर हाल में क्या करनी पड़ेगी? माननी पड़ेगी। तो कहने का मतलब जो हम बोल रहे थे पहले कि राष्ट्रपति जो होता है वो कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है, तो सेम वही बात ये हो गई यहां पर कि जब बाध्यकारी बना दिया, राष्ट्रपति अपनी इच्छा से कोई कार्य नहीं कर सकता, वो केवल और केवल मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा। इसका मतलब अब उसको पूर्णतः क्या बना दिया गया? नाम मात्र का अध्यक्ष बना दिया गया। फिर 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, ये 1976 में हुआ था, और ये 2 साल बाद 1978 में। इसमें बस एक प्रावधान नया जोड़ दिया गया कि मंत्रिपरिषद के द्वारा जो भी सलाह दी जाएगी राष्ट्रपति को, एक बार के लिए राष्ट्रपति उसको दोबारा क्या कर सकता है? पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, सिर्फ एक बार के लिए। लेकिन पुनर्विचार के बाद अगर सलाह दी जाएगी तो फिर राष्ट्रपति को उसको मानना क्या रहेगा? बाध्यकारी रहेगा। तो ये जो पुनर्विचार वाला कंसेप्ट जोड़ा गया, ये नया कंसेप्ट था, और कौन से संविधान संशोधन से जुड़ा? 44वें संविधान संशोधन से जुड़ा। तो ये तमाम बातें आर्टिकल 53 का पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस की थी। अब अगर आर्टिकल 53(2) की बातें करें तो ये सारी की सारी बातें रक्षा बलों के संबंध में है। हमारी जो तीनों सेनाएं हैं उन तीनों सेनाओं के संबंध में ये सारी बातें लिखी हुई। तो ये आर्टिकल 53 सेकंड ये कहता है कि राष्ट्रपति जो है वो संघ के रक्षा बलों का क्या कहलाएगा? सर्वोच्च कमांडर कहलाएगा। सुप्रीम कमांडर जो है वो कौन होगा रक्षा बलों का? राष्ट्रपति होगा। अब इस हैसियत से राष्ट्रपति क्या कार्य कर सकता है? यानी कि रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने के नाते राष्ट्रपति के पास क्या शक्ति है? तो राष्ट्रपति के पास शक्ति यह है कि वो हमारी तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष की और फील्ड मार्शल्स जो होते हैं उनकी क्या कर सकता है? नियुक्ति कर सकता है। ये जो शक्ति है इसकी ये बनाती है राष्ट्रपति को सेनाओं का क्या? सर्वोच्च कमांडर। लेकिन मैंने बताया था ये जो शक्ति है ये किसके अधीन रहेगी? संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन रहेगी। राष्ट्रपति इसका प्रयोग स्वयं अपनी इच्छा अनुसार नहीं करेगा, न ही प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के अनुसार करेगा, बल्कि संसद ने जो भी तरीका या विधि तय की है उस विधि के द्वारा ही राष्ट्रपति रक्षा बलों के इन फील्ड मार्शल और सेना अध्यक्षों की क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। और साथ ही मैंने बताया था संसद कानून बनाकर या विधि बनाकर इस शक्ति को राष्ट्रपति के अलावा किसी अन्य प्राधिकारी को भी क्या कर सकती है? प्रदान कर सकती है। यानी कि इस प्रक्रिया में चेंज भी किसके द्वारा किया जा सकता है? संसद द्वारा किया जा सकता है। ठीक, तो ये आर्टिकल हमारा कंप्लीटली किसके संबंध में था? 53 नंबर जो आर्टिकल था उसके बारे में तमाम बातें थी। इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं आर्टिकल नंबर 54, और 54 वाला जो आर्टिकल है ये राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में बताता है। निर्वाचक मंडल का मतलब इलेक्टोरल कॉलेज। कहने का मतलब राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उस चुनाव में वोटर के रूप में कौन भाग लेंगे, मतदाता के रूप में कौन भाग लेंगे। तो ये बात हमें बताता है आर्टिकल नंबर 54। तो 54 वाला जो आर्टिकल है ये क्या कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन लोग भाग लेंगे। तो पहले सबसे पहले अगर अपने बात करें तो हमारी संसद के जो दोनों सदन हैं, दोनों सदन का मतलब लोकसभा और राज्यसभा, उसके सभी इलेक्टेड मेंबर भाग लेंगे। कौन से मेंबर? इलेक्टेड मेंबर। और मैंने बताया था इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, चाहे लोकसभा के और चाहे राज्यसभा के। लोकसभा और राज्यसभा के अंदर मनोनीत जो सदस्य होते हैं वो उसके चुनाव में भाग नहीं लेंगे। और साथ ही हमने ये बात भी कही थी कि आजकल मनोनीत सदस्य केवल किस में रह गए हैं? राज्यसभा में रह गए। लोकसभा के मनोनीत सदस्य जो है उनका प्रावधान अब हटा दिया गया है। अभी अपने डिस्कस कर लेंगे कब हटाया है, कैसे हटाया है। इसके बाद दूसरा इनके चुनाव में भाग लेंगे राज्य की जो विधानसभाएं होती है, राज्यों में जो विधानसभाएं होती है उनके सभी निर्वाचित सदस्य, उनके भी केवल जनता द्वारा चुने हुए कौन होंगे? निर्वाचित सदस्य। कहने का मतलब इन निर्वाचित सदस्यों को हम बोलते हैं एमएलए। क्या बोलते हैं? एमएलए। और ये जितने भी सदस्य होते हैं संसद वाले इनको हम बोलते हैं एमपी। तो सभी निर्वाचित एमएलए और सभी निर्वाचित एमपी
चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का हो, वो इसके चुनाव में भाग लेगा। और तीसरे नंबर पर हमने कहा था कि दो ऐसे हमारे केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, दिल्ली और पांडिचेरी, जिसको आजकल पुदुचेरी बोलते हैं परिवर्तित नाम के रूप में। तो ये दिल्ली और पुदुचेरी जो विधानसभाएं हैं, इन विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। और ये जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय ऐसा प्रावधान नहीं था। ये यानी कि 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान बनकर लागू हुआ था, उस समय ऐसा प्रावधान संविधान में नहीं था। उस समय तो केवल ऊपर वाली दोनों बातें ही लिखी हुई थी कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, प्लस विधानसभाओं के सभी निर्वाचित एमएलए भाग लेंगे। लेकिन जब बाद में 1992 वाला जो टाइम पीरियड है या सन है, उसमें हमने एक संविधान संशोधन किया जिसका नाम था 17वां संविधान संशोधन। बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जाता है। 17वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनको भी राष्ट्रपति चुनाव में शामिल किया गया, या राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया में इनको भी हिस्सेदारी दी गई। तो यह संभव हुआ कौन से संविधान संशोधन से? 17वें संविधान संशोधन से, 17। और हुआ कभी? 1992 में। तो कई बार ऐसा भी एक प्रश्न एक बार पूछा गया है कि सबसे पहली बार दिल्ली और पुदुचेरी के जो निर्वाचित एमएलए हैं उन्होंने कौन से राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे पहले भाग लिया था? तो ये 1997 का राष्ट्रपति चुनाव था, जब के.आर. नारायणन भारत के राष्ट्रपति बने थे। के.आर. नारायणन भारत के पहले दलित राष्ट्रपति बने थे। तो के.आर. नारायणन का जब चुनाव हुआ था 1997 वाला, उस चुनाव में पहली बार दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के जो एमएलए थे, निर्वाचित एमएलए, उन्होंने भी इसके अंदर क्या किया था? भाग लिया था। तो ऐसे तमाम केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, जिनमें विधानसभाएं हैं, जिनमें क्या है? विधानसभाएं हैं, उनके सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन ऐसा शुरू में नहीं था। ऐसा किया गया है कौन से संविधान संशोधन से? 17वें संविधान संशोधन। अब हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश अभी और भी बना दिया गया है, जे.एंड.के, जम्मू एंड कश्मीर के रूप में। तो यहां भी विधानसभा बनाई गई है, यहां भी विधानसभा कार्य कर रही है। अब इसके सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होंगे या नहीं होंगे, तो उसके लिए अभी हमने संविधान संशोधन नहीं किया है। जैसे ये 17वां संशोधन करके इन दोनों को एंट्री दी थी हमने, लेकिन अभी तक जम्मू कश्मीर के संबंध में ऐसा संशोधन संसद ने नहीं किया है। तो अभी तक तो जम्मू कश्मीर वाले जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के योग्य नहीं है। लेकिन जैसे ही अगला चुनाव होगा तो उस समय हो सकता है संशोधन करके और इनके सदस्यों को भी राष्ट्रपति चुनाव में क्या कर दिया जाए? शामिल कर दिया जाए। तो अभी तक तो सिर्फ दो ही हैं, दिल्ली और पांडिचेरी या पुदुचेरी जिसको हम बोलते हैं। अब ये तो भाग लेने वाले सदस्य थे। अब भाग नहीं लेने वाले सदस्य कौन कौन से होंगे? तो इसमें मैंने बताया था आपको कि मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। तो आजकल मनोनीत सदस्य केवल किसमें? राज्यसभा में। लोकसभा के मनोनीत सदस्यों वाला प्रावधान अब क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। तो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य प्लस मैंने आपको बताया था राज्यों की जो विधान परिषदें होती है, राज्यों की क्या होती है? विधान परिषदें जो होती है, उनके सदस्य भी इस चुनाव में भाग नहीं लेते। केवल और केवल विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं, विधान परिषद के सदस्य इस चुनाव में भाग नहीं लेंगे। तो अब एक चीज आप यहां भी अपने पढ़ लेते हैं कि लोकसभा और राज्य विधानसभा, इनके मनोनीत सदस्यों का प्रावधान अब क्या कर दिया गया है? हटाया जा चुका है। ठीक, तो अब ये कौन से संशोधन से हटाया जा चुका है, यहां से अपने दोबारा डिटेल में बात करते हैं। ठीक, अब देखिए आप, ये लेटेस्ट संविधान संशोधन है हमारा, जिसको 104वां संविधान संशोधन बोलते हैं अपने, और ये 2020 में संसद के द्वारा किया गया था। और इस संशोधन से हमने क्या चेंज किया? हमने चेंज ये किया कि लोकसभा और राज्य विधानसभा, इनमें जो भी एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत होते थे, कौन से सदस्य? एंग्लो इंडियन, हिंदी में बोले तो आंग्ल भारतीय, आंग्ल भारतीय, ये सदस्य मनोनीत किए जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान किया गया था संविधान में हमारे, और राज्य की विधानसभाएं जो है उनमें 1 एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत कर सकता है राज्यपाल। कौन कर सकता है? राज्यपाल। तो 2020 से पहले तो ये मनोनीत करने का प्रावधान हुआ करता था, लेकिन 25 जनवरी 2020 के बाद जब से ये संशोधन लागू हुआ, उसके बाद में अब एंग्लो इंडियन जो सदस्य होते हैं वो मनोनीत सदस्य के तौर पर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे।
न तो लोकसभा वाले लेंगे और न ही राज्य की विधानसभाओं वाले लेंगे। तो ये राज्य विधानसभा लोकसभा में एंग्लो इंडियन वाला प्रावधान जो है इसको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन से? 104वें संविधान संशोधन से। ठीक, अब एक चीज हम और पढ़ते हैं। देखो, ये एक व्यक्तित्व का नाम आ रहा है डेरिक ओ ब्रायन के नाम से। क्या नाम है? डेरिक ओ ब्रायन के नाम से। ये पश्चिमी बंगाल से संबंध रखते हैं और वहां से ये राज्यसभा के सांसद के तौर पर चुनकर आए थे। यानी कि इनका क्या हुआ था? निर्वाचन हुआ था। क्या हुआ था? निर्वाचन। तो अभी तक तो भारत के संसद के इतिहास में जितने भी एंग्लो इंडियन सदस्य आए थे संसद में, वो सारे राष्ट्रपति की तरफ से मनोनीत होकर ही आए थे। ऐसा कोई एंग्लो इंडियन भारत के इतिहास में नहीं हुआ जो निर्वाचन के द्वारा संसद में आया हो। हमेशा कैसे आए हैं? राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होकर ही आए हैं। लेकिन 2012 में डेरेक ओ ब्रायन वो पहले एंग्लो इंडियन थे जो संसद में क्या हुए थे? निर्वाचित हुए थे। हालांकि इन्होंने लोकसभा का चुनाव नहीं जीता था, इन्होंने राज्यसभा के सांसद के तौर पर पश्चिमी बंगाल की जो विधानसभा है वहां से ये निर्वाचित होकर आए थे। और जैसे ये निर्वाचित होकर आए थे उसी समय राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले या मत देने वाले भारत के पहले एंग्लो इंडियन जो बने थे वो कौन बने थे? डेरेक ओ ब्रायन बने थे। वरना तो इनको भाग लेने का अधिकार नहीं था। नहीं था क्यों? क्योंकि ये हमेशा किसके रूप में आते थे? मनोनीत सदस्य के रूप में आते थे और मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं था। लेकिन ये मनोनीत के तौर पर नहीं आए थे, बल्कि ये राज्यसभा के सांसद के तौर पर क्या होकर आए थे? निर्वाचित होकर आए थे। तो ये थोड़ा सा लेटेस्ट पॉइंट है कि कौन से ऐसे एंग्लो इंडियन है जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था। तो ये एकमात्र है अभी तक, डेरेक ओ ब्रायन के रूप में। ठीक है, चलिए अब एक बात और देखिए आप। कल भी मैं आपके साथ इस चीज की बात कर रहा था। अगर निर्वाचक मंडल की अपूर्णता है, निर्वाचक मंडल की क्या है? अपूर्णता है, तो इस आधार पर राष्ट्रपति चुनाव को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब इस लाइन का अर्थ क्या है? देखो आप, जैसे मान लो लोकसभा के सदस्य भाग ले रहे हैं, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य भाग ले रहे हैं, विधानसभाओं के सदस्य भाग ले रहे हैं स्टेट्स की। अब यहां वाले जो सदस्य है वो एमएलए के रूप में है और यहां वाले सदस्य किसके रूप में? एमपी के रूप में। अब मान लो लोकसभा के अंदर निर्वाचित एमएलए की संख्या जैसे 543 है मान लो, ठीक है। अब 543 में से हो सकता है कि 50 सीटें रिक्त चल रही हो। 50 सीटें क्या चल रही हो? रिक्त चल रही हो। तो पीछे वोट डालने वाले सदस्य तो है 50 कम होके आएंगे। ऐसे ही मान लो राज्यसभा की निर्धारित जितनी सदस्य संख्या है, जैसे मान लो 245 टोटल है, लेकिन उसमें से 12 तो वोट डाल नहीं सकते, तो पीछे कितने बचे? 233। तो 233 व्यक्ति जो हैं वो क्या करते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं एमपी के रूप में। लेकिन इनमें से भी मान लो 30 सीटें या 33 सीटें रिक्त है, मान लो अभी उनके ऊपर चुनाव नहीं हुए, मान लो खाली चल रही है उस समय। तो ऐसा नहीं होगा कि राष्ट्रपति का चुनाव इस आधार पर रोक दिया जाए कि पहले ये 50 सीटें भर दी जाए या पहले ये 33 सीटें पूरी भर जाए उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव होगा। कहने का मतलब अगर निर्वाचक मंडल अधूरा भी है तो भी राष्ट्रपति का चुनाव हर हाल में किया जाएगा। जैसे मान लो यहां 28 राज्य हैं और 2 हमारी केंद्र शासित प्रदेशों वाली विधानसभाएं, ये 30 भाग लेते हैं टोटल। अब मान लो इनमें 5 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधानसभा भंग हो गई मान लो, या उसके चुनाव होने आगे मान लो, तो इस आधार पर चुनाव नहीं रोका जा सकता कि पहले इन 5 विधानसभाओं को चुनकर आ जाने दें फिर राष्ट्रपति का चुनाव करवाएं। तो कहने का मतलब अगर राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अधूरा भी होगा, क्या होगा? अधूरा भी होगा तो भी उसको न्यायालय में चैलेंज करके अपने ऐसा नहीं कर सकते। और ये ज्यादा पॉपुलरिटी में तब आया जब एक बार ऐसा आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि भारत के कितने राज्यों की विधानसभाएं भंग होने पर राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होगा, राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होगा। उसमें ऑप्शन डाले उसने 25%, 50%, 100% और डी डाला उसने कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब ऐसी सूरत में हमें ध्यान रखना है कि विधानसभाएं बेशक भंग हो, कितनी भी भंग हो, चाहे एक ही ना हो पूरे भारत में, बावजूद उसके भी लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो क्या करेंगे? राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। केवल इन्हीं से हो जाएगा चुनाव। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यानी कि
कि विधानसभा के भंग होने का या निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने का राष्ट्रपति के चुनाव पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी अपने को थोड़ा इसमें ध्यान रखना है। देखिए, निर्वाचक मंडल की अपूर्णता के आधार पर राष्ट्रपति के चुनाव को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये जितने हैं उतनों से ही चुनाव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये जो राष्ट्रपति का हमने निर्वाचक मंडल बना रखा है, इसको बनाने का जो आधार है हमारा, वो किसका संविधान है? आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो सेम इसी प्रक्रिया से और इसी प्रकार के निर्वाचक मंडल से होता है। तो हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की प्रक्रिया, ये दोनों ही किससे ग्रहण की है? आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की। ठीक है, तो इसमें से जैसा आपने कल भी क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, तो उस प्रकार के क्वेश्चन इसमें बार बार पूछे जाते हैं इस निर्वाचक मंडल में से। ठीक है, क्वेश्चन तो ध्यान होंगे आपको। ठीक है, डिस्कस कर लिया था हमने उनको। चलिए, ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे पास, आर्टिकल नंबर 55, अनुच्छेद नंबर 55। और इस 55 नंबर वाले अनुच्छेद में राष्ट्रपति के इलेक्शन का सिस्टम क्या होगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली या विधि क्या होगी, उसके बारे में बातें की हुई है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की क्या होगी, इसमें विधि, प्रक्रिया क्या होगी। तो ये आर्टिकल हमें बताता है कौन सा? 55 नंबर आर्टिकल। अब इसमें दो थ्योरी या दो सिद्धांत काम में आते हैं। राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रणाली है, इसमें मुख्य रूप से दो सिद्धांतों पर आधारित है ये। एक सिद्धांत का नाम है समरूपता और समतुल्यता का सिद्धांत। क्या नाम है? समरूपता और समतुल्यता का सिद्धांत। पहले हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ये दो शब्द है हमारे पास, देखिए, एक शब्द है समरूपता, समरूपता, और एक शब्द है समतुल्यता। इन दोनों को राष्ट्रपति के चुनाव में फॉलो करना पड़ेगा, इन दोनों को अपनाना पड़ेगा। अब ये है क्या? देखो, समरूपता का मतलब आप समझ रहे हैं एक समान। एक समान कहने का मतलब राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, उस चुनाव में भाग लेने वाली जो विधानसभाएं होती है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाली क्या? विधानसभाएं। इन विधानसभाओं के जो एमएलए होते हैं, क्या होते हैं? एमएलए, चुने हुए सदस्य जो होते हैं, उन एमएलए का मत मूल्य निकाला जाता है, वोट वैल्यू निकाली जाती है उनकी। क्या निकाली जाती है? वोट वैल्यू। कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे राजस्थान की विधानसभा के टोटल 200 एमएलए होते हैं, हमारी विधानसभा के एमएलए की संख्या कितनी है? 200 है। अब राष्ट्रपति के चुनाव में जब ये 200 एमएलए भाग लेंगे, तो इनके वोट एक एक नहीं गिने जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि राजस्थान की तरफ से 200 वोट गिरेंगे या इनकी काउंटिंग 200 के रूप में होगी। इनकी काउंटिंग होगी मत मूल्य के रूप में। किसके रूप में होगी? मत मूल्य के रूप में होगी। और ये मत मूल्य जिस फार्मूला या जिस सूत्र से हम निकालेंगे, वो सूत्र पूरे भारत में एक होना चाहिए, पूरे भारत में एक होना चाहिए। दोबारा समझो आप इसका मतलब। समरूपता का मतलब क्या है? एक समान। एक समान क्या? सूत्र या फॉर्मूला। किसके लिए? मत मूल्य की गणना करने के लिए। मत मूल्य की गणना किसकी? एमएलए की। एमएलए किसके? विधानसभा के। कहने का मतलब विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, उन निर्वाचित सदस्यों का राष्ट्रपति के चुनाव में क्या निकाला जाता है? मत मूल्य निकाला जाता है। और इस मत मूल्य को निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम काम में लेंगे, वो फॉर्मूला पूरे भारत के सभी राज्यों के लिए क्या होगा? एक होगा। सभी राज्यों के लिए क्या होगा? एक होगा। कहने का मतलब मत मूल्य की गणना में क्या रखी जाएगी? समरूपता रखी जाएगी। जो प्रक्रिया हम राजस्थान के लिए अपनाएंगे वही तमिलनाडु के लिए अपनाएंगे, वही असम के लिए अपनाएंगे। सभी राज्यों के लिए पूरे भारत में एक ही सूत्र का हम क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। अब वो सूत्र क्या होगा जिससे हम एमएलए का मत मूल्य निर्धारित करेंगे? तो सूत्र जो हमने बना रखा है इसके लिए, वो बना रखा है कि सन 1971 में जब हमारी जनगणना हुई, उस समय जिस राज्य की जितनी जनगणना थी, तो 1971 की जनगणना के अनुसार, 1971 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या, नए वाली जनगणना नहीं है ये। कौन सी जनगणना को आधार बना रहे हैं हम? 1971 वाली जनगणना को आधार बना रहे हैं। 1971 की जनगणना में जिस राज्य की जितनी जनसंख्या थी,
बटा में उसमें भाग देंगे हम निर्वाचित एमएलए की संख्या का या निर्धारित एमएलए की संख्या का, या दूसरा हम ये भी लिख दें कि विधानसभा की सदस्य संख्या, विधानसभा की निर्वाचित सदस्य संख्या, ये लिख देते हैं निर्वाचित सदस्य संख्या। जैसे राजस्थान के लिए 200 है निर्वाचित सदस्य संख्या, तो हम यहाँ 200 रख देंगे। किसी और स्टेट के लिए अलग अलग है तो सबके लिए अलग अलग है। इंटू करेंगे हम 1/1000, इंटू क्या करेंगे 1/1000। जैसे मान लो 1971 में मान लो राजस्थान की जनसंख्या मानी जाती है कि 2,57,00,000 जनसंख्या थी। जैसे राजस्थान की जनसंख्या कितनी थी 2,57,00,000। कब 1971 में। आज तो हम 6-7 करोड़ के आसपास है, लेकिन उस समय हमारी जनसंख्या 2,57,00,000 थी। हमारी निर्धारित सदस्य संख्या जो है वो कितनी है 200 है। कितनी है 200। इंटू करें अगर अपने 1/1000, इंटू क्या करें 1/1000, तो हमारे वैल्यू जो निकल कर आएगी, जैसे मान लो 129 वैल्यू निकल के आई इस फॉर्मूले से, तो 129 क्या है हमारे एक एमएलए का क्या माना जाएगा मत मूल्य माना जाएगा। कहने का मतलब जब हमारी राजस्थान का एक एमएलए राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा तो उसका एक वोट नहीं गिना जाएगा, उसका वोट कितना गिना जाएगा 129 के बराबर गिना जाएगा। किसके बराबर गिना जाएगा 129 के बराबर। ऐसे ही हमने पूरे भारत के सभी राज्यों की जनसंख्या के अनुसार अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग मत मूल्य निर्धारित कर रखे हैं। जैसे राजस्थान के लिए ये मत मूल्य हमारा कितना है 129 है, और इसमें हमने जो जनसंख्या जिसको आधार बना रखा है वो कौन सी 1971 की जनसंख्या है। ऐसा संभव कब हुआ, ये हमने किया था 42वें संविधान संशोधन से। कौन से 42वां संविधान सन था 1976 का 1976 का। 42वें संविधान संशोधन से हमने एक बात फिक्स कर दी थी कि वर्ष 2001 तक राष्ट्रपति का चुनाव जब भी होगा उसका मत मूल्य स्थिर रहेगा। जैसे राजस्थान का 129 निकाल दिया हमने, तो ये वर्ष 2001 तक 129 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब जब 2001 का सन आ गया तो दोबारा इसमें एक संशोधन किया गया, वो संशोधन था 84वां संविधान संशोधन। कौन सा था 84वां संविधान संशोधन 2001। और इसमें यह कह दिया गया कि जो मत मूल्य हमने पहले बना रखे हैं वो 2026 तक एजिट रहेंगे। 25 साल तो पहले ये एजिट रह लिया और 25 साल आगे वाले अब और बढ़ा दिए। कहने का मतलब अब जब 2026 आने वाला है हमारा, इस समय तक मत मूल्य की गणना का आधार 1971 की जनगणना ही रहेगी, और जो मत मूल्य निर्धारित हो गया जिस राज्य का वो 2026 तक उतना ही रहेगा। कहने का मतलब पूरे भारत में हमने सभी राज्यों के एमएलए के मत मूल्य की गणना करने के लिए एक ही फॉर्मूला काम में लिया है, एक ही सूत्र क्या लिया है काम में लिया है। अब इसमें वोट वैल्यू अलग अलग आएगी। जैसे राजस्थान वालों की तो 129 है। अब जिस राज्य की जनसंख्या सबसे ज्यादा होगी, जैसे मान लो यूपी की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो यूपी वाला जो स्टेट होगा उसके एमएलए का मत मूल्य सबसे ज्यादा आएगा भारत में। दूसरे नंबर पर मान लो 1971 में तमिलनाडु की जनसंख्या सबसे ज्यादा हुआ करती थी, तो दूसरा सबसे ज्यादा मत मूल्य किसका आएगा तमिलनाडु का आएगा। तीसरा स्टेट मान लो महाराष्ट्र था उस समय सबसे बड़ा, तो तीसरा सर्वाधिक मत मूल्य वाला राज्य कौन सा होगा महाराष्ट्र होगा। चौथा नंबर मान लो बिहार का आता था उस समय, तो सर्वाधिक मत मूल्य वाला चौथा राज्य कौन बनेगा बिहार बनेगा। तो हर एक राज्य की जनसंख्या अलग अलग होने के कारण ये जो मत मूल्य आता है ये हर एक एमएलए का क्या आता है अलग अलग आता है। अब जैसे सिक्किम उस समय भारत का सबसे छोटा राज्य था जनसंख्या में, तो सिक्किम की जब वोट वैल्यू निकाली गई तो ये पूरे भारत में सबसे कम आई, उसकी वोट वैल्यू केवल 7 ही है। यानी कि उसका एक एमएलए जब वोट डालेगा तो वो कितने के बराबर काउंट होगा 7 के। राजस्थान वाला एक वोट डालेगा तो कितने के बराबर काउंट होगा 129 के। तो ये हमने क्या बनाई है एमएलए के मत मूल्य के मापन में क्या बनाई है समरूपता बनाई है। सूत्र में भी समरूपता बनाई है और जनगणना भी हमने एक ही रखी है, कौन सी 1971 की जनगणना। तो ये जो सिद्धांत हमने काम में लिया है इसको बोलते हैं समरूपता का सिद्धांत। एक दो बार पेपर में ये क्वेश्चन मत मूल्य ज्ञात करने का सूत्र भी पूछा गया है, और ये तो बहुत बार पूछा जाता है राजस्थान वाला। तो जैसे अभी आरएएस प्रीलिम्स का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि राजस्थान का मत मूल्य 129 है, तो भारत में कौन सा दूसरा राज्य है जिसका मत मूल्य 129 है, यानी कि राजस्थान के समान मत मूल्य वाला दूसरा राज्य कौन सा है। ठीक है, तो ये दूसरा राज्य आगे पीपीटी में भी बता दूंगा मैं आपको, छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़ बाद में बना हुआ स्टेट है हमारा। छत्तीसगढ़ 1971 में नहीं था, ना 1976 में था, ये तो 2000 में बना है, सन 2000 में। तो उस समय इसके लिए जो फॉर्मूला लगाया गया, तो 1971 वाली जनगणना तो हो नहीं सकती थी उसका आधार, तो फिर 1991 वाली जनगणना को आधार बनाया, तो इसकी जनगणना थोड़ी ज्यादा आई तो ये राजस्थान के बराबर आ गया छत्तीसगढ़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का वोट वैल्यू 129 है और राजस्थान का वोट वैल्यू कितना है, 129 है। तो इस सिद्धांत को तो हम बोलते हैं समरूपता। अब ये दूसरा शब्द बचता है हमारे पास, क्या, समतुल्यता। क्या बचता है, समतुल्यता। समतुल्यता का मतलब क्या है हमारा, देखो समतुल्यता, इसका मतलब ये है कि पूरे देश के एमएलए का वोट वैल्यू जोड़ लें अपने, पूरे देश के एमएलए के मत मूल्य का योग, मत मूल्य का क्या कर लें, योग कर लें। ये योग बराबर होना चाहिए किसके, संसद के सभी एमपी के मत मूल्य के, मत मूल्य के। यानी कि संसद के जितने भी एमपी है हमारे, संसद के एमपी कितने, जैसे 543 लोकसभा के हो गए प्लस 233 ये हो गए हमारे, तो कुल मिला के अगर जोड़ें तो कितने हो गए, 776 हो गए। जैसे तो 776 एमपी के जो मत मूल्य होंगे वो बिल्कुल बराबर आने चाहिए किसके, पूरे देश के एमएलए के मत मूल्य के योग। जैसे मान लो पूरे भारत में सभी विधानसभाओं को जोड़ लें तो सपोज दैट 4000 एमएलए बने, पूरे देश की विधानसभाओं को जोड़ लिया हमने। अब ये 4000 का वोट वैल्यू निकाली हमने, सबकी अलग अलग थी, जैसे राजस्थान वाले 200 थे तो 200 गुणा 129 कर देंगे, ये राजस्थान की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे मान लो अलग अलग स्टेट की अलग अलग थी, सबको हमने जोड़ लिया तो एमएलए का मत मूल्य, सारे देश के एमएलए का मत मूल्य निकल के आया मान लो 5 करोड़, सपोज दैट कितना निकल गया, 5 करोड़ निकल के आया मान लो। तो ये जो एमपी होंगे इनका मत मूल्य जो है वो इस 5 करोड़ के बराबर हो जाना चाहिए। तो अब जब हम एमपी के मत मूल्य की गणना करेंगे, किसके मत मूल्य की गणना करेंगे, एमपी के मत मूल्य की गणना करेंगे, तो इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज लेंगे उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो एक एमपी का मत मूल्य निकल के आता है कितना, 708। कितना निकल के आता है, 708। यानी कि जब एक एमपी हमारा वोट डालेगा तो उसका एक वोट किसके बराबर काउंट होता है, 708। ये एमपी कोई से भी राज्य का हो, राजस्थान वाला हो तो उसका भी 708 ही बनेगा, उत्तर प्रदेश वाला है उसका भी 708 ही है। कहने का मतलब सभी एमपी का मत मूल्य पूरे भारत के एमपी का एक ही होगा, और इसके लिए जितनी वैल्यू आएगी, जैसे 708 एक का है तो 776 से गुणा करेंगे इसको, तो इसकी जितनी वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू पूरे देश के एमएलए के वोट बैंक के क्या होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। मतलब दोनों तौलने में समान होनी चाहिए, जितना भार इधर आएगा उतना भार ही उधर आना चाहिए। ठीक है, तो सभी संसद के सभी एमपी का मत मूल्य एक का कितना माना जाएगा, 708 माना जाएगा, और सभी राज्यों के जो एमएलए होंगे उनका मत मूल्य अलग अलग आएगा। जैसे राजस्थान का 129 जैसा मैंने बताया, तो ऐसे हर स्टेट का ये क्या रहेगा, अपना अलग अलग रहेगा। लेकिन लास्ट में जब हम करेंगे तो एमएलए वाले मत मूल्य का योग बराबर होना चाहिए किसके, संसद के सभी एमपी के मत मूल्य के योग के इक्वल। तो ये अगर दोनों इक्वल होंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, समतुल्यता बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समतुल्यता। एक बार पीपीटी पे देखते हैं, फिर ये बात आपके क्लियर हो जाएगी। देखो आप ये देखो, समरूपता और समतुल्यता। समरूपता के सिद्धांत का अर्थ क्या है, देखो पहले ये बात देखते हैं। समरूपता के सिद्धांत, सभी राज्य के प्रतिनिधि, प्रतिनिधि का मतलब एमएलए, राज्यों के क्या होंगे, एमएलए होंगे, सभी राज्य के प्रतिनिधियों का मत मूल्य, उसके मापन में एक रूपता या एक समान प्रक्रिया क्या की जाएगी, अपनाई जाएगी। सारे देश के राज्यों के मत मूल्य की गणना में प्रक्रिया क्या रहेगी, एक समान रहेगी। तो इसके लिए हम जो सूत्र लगाएंगे एक एमएलए का मत मूल्य ज्ञात करने के लिए, वो सूत्र क्या होगा हमारा, राज्य की जनसंख्या बटा में राज्य विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य, गुणा में क्या करेंगे 1/1000। अब वैसे ही से 1/1000 का कोई मतलब नहीं है, यह संख्या इसलिए लगाई गई है ताकि अगर ये ना होती तो जैसे राजस्थान का 129 है जैसे, तो इसके साथ 3 जीरो और लग जाती, तो एक एमएलए का मत मूल्य 1,29,000 के बराबर काउंट होता, तो फिर संख्या आगे बहुत बड़ी हो जाती।
इसलिए संख्या को छोटा करने के लिए क्या कर दिया गया, इसके बटा में 1/1000 कर दिया गया। तो ये एक एमएलए जो है उसका मत मूल्य ज्ञात करने का क्या रहता है, सूत्र रहता है। 2026 तक जैसा मैंने बताया कुल जनसंख्या का जो आधार रहने वाला है हमारा वो क्या रहेगा, 1971 की जनसंख्या रहेगा। तो ये 2026 वाला जो फॉर्मूला हमने लागू किया ये कौन से संविधान संशोधन से किया है, 84वें संविधान संशोधन से। ठीक है, कौन से, 84वें संविधान संशोधन से। ठीक है, अब देखो ये पहली बार कब लागू हुआ था, 42वें संविधान संशोधन से लागू किया था हमने इसको, और उस समय हमने डिसाइड किया था सन कौन सा, 2000, यानी कि 2000 तक 1971 की जनसंख्या को क्या बनाएंगे हम, आधार बनाएंगे। लेकिन जैसे ही सन 2000 आया वैसे हमने एक नया संविधान संशोधन और कर दिया, 42 का जस्ट डबल कौन सा, 84वां संविधान संशोधन, और उसके द्वारा हमने ये समय अवधि सन 2001 से बढ़ाकर कहां तक कर दी, 2026 तक कर दी। कहां तक कर दी, 2026 तक। ठीक, अब एक एमएलए का सबसे ज्यादा जो मत मूल्य निकल के आता है वो किसका आता है, उत्तर प्रदेश का, क्योंकि आज भी उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला स्टेट हमारा, और उस समय 1971 में भी सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी थी, उत्तर प्रदेश की थी। तो जैसे हमारा 129 काउंट होता है, तो जब यूपी वाला एक एमएलए वोट डालता है, ठीक है, तो उसके वैल्यू जो है वो कितनी होगी, 208 होगी। कितनी होगी, 208। तो हमारे वाला तो 129 के बराबर ही गिना जाएगा, लेकिन इनका पलड़ा क्या रहेगा, भारी रहेगा, ये 208 के बराबर गिना जाएगा एक। तो सेकंड हाईएस्ट बात करें तो हमारा स्टेट कौन सा रहता है, तमिलनाडु, 176। अब जैसा मैंने अभी बताया था कि ये 3 स्टेट ऐसे थे जो बाद में बने थे, छत्तीसगढ़ बाद में बना, झारखंड बाद में बना, उत्तराखंड बाद में बना। तो ये झारखंड जो है इसकी जनसंख्या अच्छी खासी थी, तो इसका जब फॉर्मूले से कैलकुलेट किया गया तो इसकी फॉर्मूला भारत में सेकंड हाईएस्ट बना, क्योंकि औरों की जनसंख्या तो 1971 के आधार पर काउंट हो रही थी, और इनकी जनसंख्या 20 साल बाद 1991 के आधार पर काउंट हो रही थी। कहने का मतलब 20 सालों में इनकी जनसंख्या क्या थी, ज्यादा थी, और ये तो जनसंख्या में स्थिर हो गए थे, जितनी 1971 में थी उतनी मानी गई इनकी, तो और इनकी जनसंख्या लेटेस्ट मानी गई। ठीक है ना, तो लेटेस्ट मानने के कारण झारखंड का जो वोट वैल्यू है वो तमिलनाडु के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो अभी ये क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा भी गया था कि सर्वाधिक मत मूल्य वाले 4 राज्यों में कौन सा एक शामिल नहीं है। ठीक है, तो उसमें 4 राज्यों में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश तो नंबर 1 पर है ही है, दूसरा उस समय सेकंड नंबर पर कौन था, तमिलनाडु थे, लेकिन अभी वर्तमान में झारखंड जो है उसकी वैल्यू भी तमिलनाडु के वैल्यू के क्या है, बराबर है, 176। फिर तीसरा स्टेट हाईएस्ट था कौन सा, महाराष्ट्र, 175, और चौथा स्टेट हमारा कौन सा है, बिहार। तो ये क्वेश्चन कोई बन के आ जाए कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में एमएलए के मत मूल्य में सर्वाधिक से न्यूनतम का क्रम कौन सा है। ठीक है, तो यूपी का नंबर 1 स्थान है, दूसरा स्थान किसका है, तमिलनाडु का, तीसरा स्थान महाराष्ट्र का, और चौथा स्थान किसका है, बिहार का। ठीक है, अब न्यूनतम मत मूल्य की बात करें तो यह सबसे कम किसका है, सिक्किम का। सिक्किम की जनसंख्या उस समय 1971 में भारत में सबसे कम थी, इसलिए इसकी वोट वैल्यू निकल के आई कितनी, 7। ठीक, अब इसके बाद न्यूनतम वाले और कौन से हैं, तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, पड़ोसी पड़ोसी से ये लगभग पूर्वी भारत के राज्य हैं, इनकी वोट वैल्यू भी बराबर है, कितनी, 8। कितनी है, 8। नागालैंड इन्हीं का पड़ोसी, 9। फिर इन्हीं का पड़ोसी, सॉरी इनसे दूर, पुदुचेरी, पुदुचेरी की कितनी है, 16। तो न्यूनतम 4 वालों का क्रम अगर पूछ ले तो फिर सिक्किम, इन दोनों में से कोई एक आएगा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, और फिर कौन सा आएगा, नागालैंड। ठीक है, तो ये न्यूनतम वाले 4 है, ये अधिकतम वाले 4। अब राजस्थान के एक एमएलए की बात करें तो इसकी वोट वैल्यू मैंने बताई कितनी निकल के आई, 129, और छत्तीसगढ़ के एक एमएलए की वोट वैल्यू भी कितनी है, 129। तो अब जो समरूपता हम पढ़ रहे थे उसका अर्थ क्या है, सभी राज्यों की जनसंख्या और विधानसभा सदस्य अलग अलग होने के कारण एमएलए का मत मूल्य क्या आया है, अलग अलग आया है, क्योंकि जनसंख्या भी अलग अलग थी सबकी, और साथ ही साथ ये निर्वाचित सदस्यों की संख्या भी क्या थी, अलग अलग थी। तो वोट वैल्यू तो सबकी अलग अलग आई है, लेकिन सबको निकालने में जो सूत्र काम में लिया वो पूरे भारत में हमने क्या लिया, एक ही काम में लिया। इसका मतलब मत मूल्य के मापन में हमने क्या रखी है, समरूपता रखी। मत मूल्य के मापन में क्या रखी है, समरूपता रखी। ठीक, इसके बाद में देखो आप नेक्स्ट, समतुल्यता का अर्थ क्या है, तो जैसा अभी मैं बता रहा था, सारी राज्य विधानसभाओं के, पूरे भारत की राज्य विधानसभाओं के एमएलए का मत मूल्य का क्या कर लो, योग कर लो। पूरे एमएलए का मत मूल्य एक तरफ कर लो, उसका मान इक्वल होना चाहिए किसके, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एमपी के मत मूल्य के योग के, यानी कि एमएलए का मत मूल्य का टोटल योग
और एमपी के मत मूल्य का टोटल योग, ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, समान होना चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं, समतुल्यता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समतुल्यता। तो इसके लिए जो हमने फॉर्मूला लगा रखा है एक एमपी का मत मूल्य निकालने का, तो सभी राज्य के निर्वाचित एमएलए का मत मूल्य जोड़ लेंगे, सभी राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित एमएलए उन सबका मत मूल्य जोड़ दिया हमने, बटा में भाग दे दिया हमने संसद के दोनों सदनों के कुल निर्वाचित एमपी का, कुल निर्वाचित एमपी का। अब जैसे पूरे भारत के जितने भी एमएलए हैं उनका वोट वैल्यू अगर जोड़ के लाएं तो ये बना हमारे पास 5,49,474। पूरे राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित एमएलए का वोट वैल्यू लास्ट में जोड़ी तो इतनी आई, और हमारे निर्वाचित एमपी कितने होते हैं दोनों सदनों के, 776। तो इसके हिसाब से जब एमपी का मत मूल्य निकल के आया तो कितना आया, 708। अब अगर आप 708 को गुणा करोगे 776 से तो ये वैल्यू लगभग बराबर आएगी इसके, 5,49,474 की। इसका मतलब सभी राज्यों के एमएलए एक तरफ और संसद के दोनों सदनों के एमपी एक तरफ, इनका वोट वैल्यू क्या होगा, बराबर रहेगा। तो इस सिद्धांत को हम किसका सिद्धांत बोलते हैं, समतुल्यता का सिद्धांत, इक्विवेलेंसी का सिद्धांत। ठीक है, तो आप तो शायद आपसे बस पेपर में ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है। अब ध्यान रखना इसके गुणा में 1/1000 नहीं है, ठीक है, कहीं वो एक ऑप्शन में आपको दे दे 1/1000, तो 1/1000 हमने सिर्फ एमएलए का मत मूल्य निकाला था, उसमें हमने किया था। एमपी का मत मूल्य निकाल रहे हैं उसमें हम 1/1000 नहीं कर रहे हैं, उसमें हम सिर्फ क्या ले रहे हैं, सभी राज्य के निर्वाचित एमएलए का टोटल वोट वैल्यू, और बटा में भाग दे रहे हैं किसका, संसद के दोनों सदनों के टोटल निर्वाचित एमपी का। सभी एमपी का नहीं है, मनोनीत वाले शामिल नहीं है इसमें, सिर्फ कौन से शामिल है, निर्वाचित एमपी शामिल है। ठीक है, तो इस आधार पर जो वोट वैल्यू निकल के आई एक एमपी की वो कितनी आई, 708। तो लास्ट में हम ये कहेंगे कि एक एमपी का मत मूल्य किसके बराबर है, 708 के बराबर। ठीक है, तो ये तो हमारा पहला सिद्धांत था जो निर्वाचन प्रक्रिया में हमने काम में लिया है। इस सिद्धांत को हमने नाम दिया समरूपता और समतुल्यता का सिद्धांत। ठीक, अब जो सेकंड इसमें थ्योरी काम में आती है, सेकंड सिद्धांत काम में आता है, उसको हम बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। क्या नाम देते हैं, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल का मतलब तो आप समझिए सिंगल, सिंगल। संक्रमणीय का मतलब होता है ट्रांसफेरेबल, मतलब वोट जो है ना वो एक जने से दूसरे जने को दे दें अपने। जैसे मेरे पास वोट था, मैं तो निर्वाचित नहीं हो पाया मान लो, लेकिन मेरे वोट किसी दूसरे व्यक्ति या दूसरे उम्मीदवार को ट्रांसफर कर दिए जाए, तो ऐसी जो प्रणाली होती है उसको बोलते हैं संक्रमणीय मत प्रणाली। तो भारत में जितने भी ऐसे पद जहां चुनाव अप्रत्यक्ष प्रकार से होता है, कैसे होता है, अप्रत्यक्ष प्रकार से। अप्रत्यक्ष का मतलब जहां जनता वोट नहीं डालती बल्कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि वोट डालते हैं, वो चुनाव कैसा होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव किस किस का होता है, तो एक तो प्रेसिडेंट का होता है, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का चुनाव, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव, वो भी इसी प्रक्रिया से होता है। राज्यसभा के जो एमपी होते हैं उनका चुनाव भी इसी प्रक्रिया से होता है, राज्यसभा के एमपी का। और फिर हम देखेंगे कि संसद में जितनी भी समितियां होती है, संसदीय समितियां, उनके जो सदस्य चुने जाते हैं वो भी इसी प्रक्रिया से चुने जाते हैं। तो जितना भी भारत में ऐसे पद जिनमें जनता डायरेक्ट वोट नहीं डालती, जैसे हम एमएलए चुनते हैं, एमपी चुनते हैं लोकसभा के, तो उनमें हम सीधा खुद वोट डालते हैं। जब ये प्रक्रिया न होकर हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आगे किसी नए पद के चुनाव करवाते हैं, तो ये चुनाव कैसा होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो जहां भी अप्रत्यक्ष चुनाव भारत में होता है, चाहे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा के सांसद, संसदीय समितियों के सदस्य, इन सब में एक ही प्रणाली काम में ली जाती है, कौन सी, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अब ये मत प्रणाली क्या है, पहले इसको समझते हैं अपने। देखो आप, इस प्रणाली का सीधा सीधा मतलब ये है कि इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में जो भी प्रत्याशी खड़ा होगा या जो भी उम्मीदवार खड़ा होगा, ठीक है, मान लो राष्ट्रपति का पद तो हमारा एक ही है और उस एक पद पर 4 कैंडिडेट खड़े हुए, मान लो 4 व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं उम्मीदवार के तौर पर। समझ गए आप बात, जैसे मान लो 4 व्यक्ति हैं, ये ए, बी, सी और डी, ये 4 व्यक्ति हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी खड़े कर रखे हैं। ठीक, अब क्या होगा, एमपी और एमएलए अपने क्या डालेंगे, वोट डालेंगे। एमपी और एमएलए क्या डालेंगे, इनको वोट डालेंगे। अब सामान्य तौर पर हमारे जो चुनाव होते हैं उनमें तो हम क्या होता है, किसी एक उम्मीदवार को ही वोट देते हैं। जैसे मान लो आपने एमएलए के चुनाव में आप गए थे,
वोट डालने के लिए, वहां 10 कैंडिडेट के नाम थे आपके पास, आपने अपनी पसंद के किसी एक व्यक्ति को वोट दे दिया, 9 वैसे ही रह गए, उनको वोट नहीं दिया आपने। राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होगा। राष्ट्रपति के चुनाव में एक एमपी या एमएलए जब भी वोट डालने जाएगा तो वो इन चारों को वोट डालेगा, ए को भी डालेगा, बी को भी डालेगा, सी को भी डालेगा, डी को भी डालेगा। लेकिन डालेगा जब तो वो अपनी वरीयता बताएगा। क्या बताएगा? वरीयता। जैसे मैं वोट डालने गया, मैं ये चाहता हूं कि मेरा पहला कैंडिडेट जो राष्ट्रपति बनना चाहिए वो बी बनना चाहिए, मेरी पहली पसंद जो है वो कौन है? बी है। बाय द वे बी न बन पाए तो मेरी दूसरी पसंद सी है, दूसरा व्यक्ति बनना चाहिए। सी भी अगर नहीं बन पाए तो मेरी फिर थर्ड प्रेफरेंस रहेगी किसको? ए को। और ए भी न बन पाए तो फिर 4 नंबर पर मैं चाहूंगा कि कौन बन जाए? डी बन जाए। तो मैंने वरीयता के हिसाब से चारों को वोट डाला। वरीयता के हिसाब से क्या डाला? चारों को वोट डाला। अब मान लो कि राष्ट्रपति के चुनाव में, छोटी संख्या ले रहा हूं मैं, 2500 वोट थे, 2500 वोट डले मान लो राष्ट्रपति के चुनाव में। उन 2500 वोटों के अंदर पहला व्यक्ति जो था, मान लो इसको 950 वोट मिले, सपोज दैट। सेकंड व्यक्ति जो था इसको मान लो 700 वोट मिले, थर्ड व्यक्ति था इसको मान लो 500 वोट मिले, और डी वाला जो व्यक्ति है उसको मान लो 350 वोट मिले। कितने वोट मिले? 350 वोट। टोटल कुल मिला के 2500 वोट गिरे। अब राष्ट्रपति का उम्मीदवार जो होगा वो निर्वाचित तब घोषित किया जाएगा जब वो इन पढ़ने वाले जो टोटल वोट है हमारे, इन टोटल वोटों का 50% प्लस 1 वोट ज्यादा ले ले। 50% प्लस 1 वोट उसको क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। जैसे 2500 है, 2500 का 50% किया तो 1250 प्लस 1 वोट, यानी कि जिस कैंडिडेट को 1251 वोट मिल जाएंगे वो राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाएगा या वो राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाएगा। कहने का मतलब, हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसमें ऐसा नहीं देखा जाता कि सबसे ज्यादा वोट जिसने लिए उसको राष्ट्रपति बना दो। जैसे आमतौर पर चुनाव होते हैं उनमें यही होता है कि मान लो 2500 वोट डले, जिसने 950 वोट लिए, सबसे ज्यादा वोट लेने वाला कैंडिडेट है, तो इसको हम क्या कर देंगे? निर्वाचित घोषित कर देते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होगा। राष्ट्रपति के चुनाव में कम से कम 50% प्लस 1 वोट मिलना जरूरी है कैंडिडेट को। अगर नहीं मिला है किसी कैंडिडेट को तो कोई सा भी कैंडिडेट राष्ट्रपति का चुनाव नहीं जीत पाया है। तो फिर अब ये कोटा पूरा करने के लिए क्या किया जाएगा? इसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी वो ये होगी कि सबसे कम वोट प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति है, कौन सा है? डी है। मान लो डी के वोट कितने? 350। सबसे कम वोट इसी के आए थे। इसके मतपत्र जो है, इसके जो बैलेट हैं, उनको खोला जाएगा। उनको खोल के पता लगाया जाएगा कि ये जो 350 लोग थे, इन 350 लोगों में से पहले नंबर पर वोट देने वाले जो लोग थे, फर्स्ट नंबर पर, वो तो 350 लोगों ने किसको दे दिया? वोट डी को दे दिया। किसको दिए? डी को दिए। लेकिन जब इसके मतपत्र खोले तो पता चला कि सेकंड प्रायोरिटी इन तीनों में से किसी ने किसी को दी होगी उन्होंने। तो मान लो दूसरी वरीयता में, सेकंड प्रायोरिटी में, ये 350 लोग जो डी को 1 नंबर पर बनाना चाह रहे थे, इन्होंने सेकंड नंबर पर जो वोट दिए वो ए को मान लो 100 वोट दिए। दूसरे नंबर पर ए को 100 जनों ने निशान लगाए, बी को मान लो 200 लोगों ने वोट दे दिए, और सी को मान लो 50 लोगों ने वोट दिए। कहने का मतलब, ये जब 350 का बंडल खोला गया इसके बैलेट पेपर का, तो उसमें 1 नंबर पर तो 350 में इन्होंने डी को ही दिया था, पर पहली वरीयता तो इन्हीं को दी थी, तभी ये 350 आए। लेकिन जब दूसरी वरीयता निकाली गई तो पता चला कि दूसरी वरीयता में 100 लोग ऐसे थे जिन्होंने ए को सेकंड नंबर चॉइस दी थी। उन्हीं 350 में 200 लोग ऐसे थे जिन्होंने किसको चॉइस दी थी? बी को दी थी। और उन्हीं 350 में 50 लोग ऐसे थे जो चाह रहे थे कि दूसरे नंबर पर कौन बनना चाहिए? सी बनना चाहिए। तो अब ये वोट जो है पहले वाले वोटों के साथ जुड़ जाएंगे। कहने का मतलब, इसके 950 वोट थे तो इसके पास 100 वोट और जुड़ जाएंगे, इसके पास 200 और जुड़ जाएंगे, इसके पास 50 और जुड़ जाएंगे। मतलब वोट क्या हो गए? ट्रांसफर हो गए। ट्रांसफर हुए तो पता चला ये 950 प्लस जोड़ेंगे तो कितने बने? 1050। ए के वोट कितने हुए? 1050। फिर बी के वोट जोड़े तो पता चला कितने हुए? 900। और सी के वोट जोड़े तो पता चला कितने हुए? 650, 550। लेकिन अभी भी हमें वोट कितने चाहिए? 1251 चाहिए। अभी भी कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जिसने अपने 1250 का 51 का कोटा पूरा कर लिया हो।
तो फिर हम दोबारा गणना करेंगे, फिर हम सबसे कम वाले के वोट फिर खोलेंगे, उनके बैलेट फिर खोलेंगे। तो पता चला कि 550 जनों ने यह चाहा था कि कौन बने, पहले नंबर पर सी बने। लेकिन जब ये 550 का बंटवारा किया और इसकी थर्ड प्रायोरिटी देखी गई, तब पता चला कि 550 में से 300 लोग ये थे जो चाह रहे थे कि बी बन जाए। कौन बन जाए? बी बन जाए। या मान लो ये डाटा हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, मान लो 310 लोग ये चाह रहे थे कि बी बन जाए, और बचे हुए जो 240 मेंबर हैं वो चाह रहे थे कि ए बन जाए, उन्होंने ए को प्रायोरिटी दी। तो अब इस वाले के सबसे कम वाले के वोट ऊपर वालों के साथ जुड़ जाएंगे। तो इस ए वाले को वोट मिले 240 प्लस और इसको वोट मिल गए 310। ठीक है, अब की बार जो वोट है वो जुड़े तो कितने हुए? 1210। इसके पास कितने हुए? 1290। इसके पास कितने हुए? 1290। कहने का मतलब सबसे कम वाले जो वोट वरीयता थी वो आगे से आगे क्या होती गई? ट्रांसफर होती गई। तब तक ट्रांसफर होती रही जब तक कि एक निर्धारित न्यूनतम कोटा प्राप्त न कर लिया। और वो निर्धारित न्यूनतम कोटा कितने परसेंट होता है? 50% प्लस एक वोट क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। तो ये जो पद्धति होती है, इस पूरी पद्धति को हम बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। क्या बोलते हैं? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। तो इसको एक बार शॉर्ट में अपने पीपीटी पे और देख लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे अपने। देखो आप, इस सिद्धांत के अनुसार यदि उम्मीदवारों की संख्या 1 से अधिक हो, उम्मीदवारों की संख्या क्या हो? 1 से अधिक हो, तो प्रत्येक मतदाता जो होता है वो प्रत्येक उम्मीदवार को वरीयता के अनुसार क्या देता है? अपना मत देता है। हर एक को प्रेफरेंस में वोट देगा वो। राष्ट्रपति निर्वाचन की ये जो पद्धति होती है इसको हम क्या बोलते हैं? अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अनुपात में वोट बंटना, उसकी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहा जाता है इसको। तो राष्ट्रपति का चुनाव हम देख रहे हैं किस तरीके से होता है? अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, डायरेक्ट नहीं होता। कौन से तरीके से होता है? अप्रत्यक्ष। और यह चुनाव साथ ही साथ गुप्त मतदान पर आधारित होता है। कहने का मतलब एक कैंडिडेट जो वोट डालेगा, एक एमएलए अपना वोट डालेगा तो वो दूसरे को बताएगा नहीं कि मैंने वोट किसको दिए, है ना। अगर कोई कैंडिडेट अपना वोट ओपन करता है तो उसका वोट जो है उसको रद्द कर दिया जाएगा, उसका वोट काउंट नहीं होगा। तो राष्ट्रपति का चुनाव हमेशा गुप्त मतदान प्रणाली से होता है। आप अपना वोट किसको डाल के आ रहे हो आप किसी को भी नहीं बताएंगे। उसके बाद में देखो, इस पद्धति में जीतने के लिए हमें क्या चाहिए? एक न्यूनतम कोटा चाहिए। क्या चाहिए? न्यूनतम कोटा चाहिए। और वो न्यूनतम कोटा जो है उसके लिए सूत्र जो हम काम लेते हैं उसका सीधा सा अर्थ ये है कि 50% प्लस एक वोट हमारा क्या होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए। जितने वोट डाले गए हैं उन वोटों का 50% से एक वोट क्या आ जाना चाहिए? ऊपर आ जाना चाहिए। ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव जो है उसको क्या कर लेगा? जीत लेगा। तो चुनाव को क्या कर लेगा? जीत लेगा वो। तो ये जो प्रणाली होती है इसी को हम क्या बोलते हैं? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। तो जीत के लिए देखो आप 50% प्लस एक वोट हमें क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। अब अगर कोई प्रत्याशी न्यूनतम कोटा प्राप्त न कर पाए, जैसे अभी उदाहरण में मैंने बताया था 1251 का कोटा किसी ने प्राप्त नहीं किया, तो हम क्या करेंगे? सबसे कम वरीयता जिसको आई है, नीचे वाले को, उसके वोट जो हैं उनका विभाजन या क्या करेंगे? संक्रमण करेंगे, दूसरों को ट्रांसफर करेंगे। और यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाएगी जब तक कि किसी एक प्रत्याशी को क्या नहीं मिल जाए? न्यूनतम कोटा नहीं मिल जाए। 1251 जब तक नहीं मिल जाए किसी को, तब तक इस प्रक्रिया को हम दोहराते रहेंगे। तो आज तक भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा एक बार हुआ है, वरना तो क्या है, हमेशा पहली वरीयता में चुन लिया जाता है। लेकिन 1969 वाला जो चुनाव था हमारा, उस चुनाव में एक तरफ चुनाव लड़ रहे थे वीवी गिरी और इनके सामने चुनाव लड़ रहे थे नीलम संजीव रेड्डी। तो इन दोनों में किसी भी कैंडिडेट को निर्धारित न्यूनतम कोटा नहीं मिला। तो फिर इनमें दूसरी वरीयता ढूंढी गई। सबसे नीचे वाला जो कैंडिडेट था उसके वोट इन दोनों को ट्रांसफर हुए और उस ट्रांसफर में पता चला कि वीवी गिरी के वोट जो है वो ज्यादा निकल के आए। तो वीवी गिरी ने पहले निर्धारित न्यूनतम कोटा प्राप्त कर लिया। इसलिए एकमात्र राष्ट्रपति जो द्वितीय वरीयता के आधार पर भारत के राष्ट्रपति बने थे तो वो कौन थे? वीवी गिरी थे। कौन थे? वीवी गिरी। तो यह भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि द्वितीय वरीयता से चयनित होने वाले या निर्वाचित होने वाले भारत के राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, तो आपको ज्यादा प्रक्रिया के बारे में तो ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, बल्कि इसके फैक्ट जो है ना, ये जैसे 1969 वाला फैक्ट है, कितने वोट चाहिए जीतने के लिए, ये सारे इंपॉर्टेंट है अपने आप में। इसके फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है सारे। ठीक है, तो ये अपना आर्टिकल 55 था।
इसके बारे में कुछ और बातें भी अपने को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करनी है, तो कल का वीडियो लेक्चर राष्ट्रपति के चुनाव पे रहेगा। आगे अपना थोड़ा सा और पार्ट इसमें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।